तो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अभी हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। टॉपिक क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। सिर्फ दो ही पार्टिकल होंगे। ऐसे केस में एक स्पेशल केस ये बनता है, इसलिए हम लोग इसको अलग से पढ़ते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास एक सिस्टम है, दो पार्टिकल रखे हैं उसमें। एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है। ठीक है, ये दो हमने पार्टिकल रखे हैं। अलग कलर का पार्टिकल बनाते हैं। हम्म, चलो, एक ये पार्टिकल है, एक दूसरा पार्टिकल है। इस पार्टिकल का मास है m1, पहले पार्टिकल का मास है m1 और दूसरे पार्टिकल का मास है m2। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस इज लेट d। ठीक है, अब इसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1। अब देखो यहाँ पे ना दोनों ही पार्टिकल का कोऑर्डिनेट नहीं पता है। ये एक्स एक्सिस पे रखे हैं, वाई एक्सिस पे रखे हैं, कहाँ रखे हैं इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे ये पूछा है कि m1 से कितना डिस्टेंस पे रखा होगा, मतलब सेंटर मास होगा। सेंटर मास का डिस्टेंस तो बताना है, लेकिन फ्रॉम m1। अब ऐसे में जिससे जिस पॉइंट मास से डिस्टेंस पूछा गया है ना सेंटर मास का, उसी को आप ओरिजिन पे रख दो। भाई, अगर इन्होंने कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं बता रखा है तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हम हमारे लिए ज़्यादा आसान क्या होगा कि हम ओरिजिन पर ही m1 को रखते हैं। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं, हम्म, इसको लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि यही एक्स एक्सिस है। यही क्या है? एक्स एक्सिस। और इधर बना दिया वाई एक्सिस। अगर ऐसा हमने बना दिया तो मुझे बताओ, ये जो मास m1 है किस पोजीशन पे रखा हुआ है? क्या m1 0,0 पे रखा हुआ है? क्योंकि हमने m1 को मान लिया कि ओरिजिन पे रखा है। अगर m1 ओरिजिन पे रखा है तो m2 कहाँ रखा है? क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज d। और अगर ये d है तो फिर ये वाला डिस्टेंस है, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? d, 0, d, 0। अब यार सेंटर मास कहाँ है, किस पॉइंट पे है, हम ऐसा मान लेते हैं कि यहां से ये वाला पॉइंट है जहां पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है। ऐसा हमने मान लिया है, जो कि x1 डिस्टेंस पे है। मैंने क्या क्या कहा? हम ऐसा मान लेते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, x1 तो हमने रिजर्व कर रखा है वैसे, जिसको आप r1 मान लो। हमने मान लिया कि जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का वो r1 है फ्रॉम m1। तो हमने क्या बोला इसको? लेट डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1 बी r1। तो हम क्या लिखेंगे? देखो फॉर्मूला लगाओ, r1 इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। वैल्यू रखो, m1 तो m1 है, लेकिन x1 0 है,
प्लस m2, x2 कितना, d, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो R1 है, R1 इज इक्वल टू m2d अपॉन m1 प्लस। तो ये हमारा फाइनल आंसर है कि डिस्टेंस फ्रॉम m1 इज m2d अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, कई बार ना ये भी पूछा जाता है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास फ्रॉम m2। अच्छा बताओ, अगर हमें m1 से डिस्टेंस पता चल गया है कि r1 के बराबर है, मैं मान लेता हूं, ऐसा मान लेता हूं कि जो m2 से डिस्टेंस है दैट इज r2। तो r2 की वैल्यू देखो, ये टोटल है d के बराबर, ये टोटल है d के बराबर, r1 हमें पता है तो r2 भी तो पता चल जाएगा। देखो r2 क्या होगा, यहाँ पे ये जो R2 है ये बन जाएगा d माइनस R1। तो d माइनस m2 d अपॉन m1 प्लस m2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो जो R2 है वो आपको मिल जाएगा m1 d अपॉन m1 प्लस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो R1 है, R1 की डिस्टेंस m2 d अपॉन m1 प्लस m2, जबकि m2 से डिस्टेंस जो है वो m1 d अपॉन, थोड़ा उल्टा चल रहा है। R1 के साथ m2 आ रहा है, R2 के साथ m1 आ रहा है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। हालांकि एक सवाल मैं इसमें पूछता हूँ कि दोनों का रेशियो क्या होगा, R1:R2 का रेशियो क्या होगा। मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 था और ये इक्वेशन नंबर 2 था। इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड करो तो आपको पता चलेगा कि R1:R2 का रेशियो क्या होगा। तो हमने क्या किया, बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 2 से। तो आपको क्या मिलेगा, R1/R2, बाकी सब तो कैंसल आउट हो जाएगा, बस यहाँ पे m2 बच जाएगा और यहाँ पे m1। तो यहाँ से हमको पता क्या चलता है, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि m1 R1 बराबर m2 R2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसमें हम बोलते हैं कि देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो R1 प्रोपोर्शनल है 1/m1 के, जबकि R2 प्रोपोर्शनल है 1/m2 के। तो आप यहाँ से ऐसा लिख सकते हो कि R है ना, ये रिलेशन ये बताता है कि सेंटर ऑफ मास लाइज, एक नोट लिख लो, यहीं पे एक नोट लिख लेते हैं, नोट। नोट, देखो सेंटर ऑफ मास लाइज क्लोजर टू heavier object, heavier mass। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन है, ये हमें याद रखना है कि जो सेंटर ऑफ मास है, देखो अगर दोनों मासेस सेम होते तो एकदम बीचों बीच सेंटर ऑफ मास बनता, लेकिन अगर मासेस डिफरेंट डिफरेंट हो तो जो हैवियर वाला मास होगा उसके तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि हम एक सिस्टम ले जिसमें एक मास छोटा है और दूसरा मास बड़ा है, दूसरा मास ज़्यादा है, ये हल्का वाला मास है, ये भारी वाला मास है, तो फॉर श्योर हम बता सकते हैं कि जो इसका सेंटर मास होगा ना, सेंटर मास वो बीच से थोड़ा सा
राइट साइड शिफ्टेड होगा। ठीक है, तो सेंटर मास लाइज क्लोजर टू हैवियर ऑब्जेक्ट या हैवियर मास। अच्छा, इसमें ना कुछ और पॉइंट हमें लिखने हैं, नोट पॉइंट। सेकेंड नोट पॉइंट लिखो, सेंटर मास लाइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटर मास लाइज, सेंटर मास ऑफ two particles lies on line joining, line joining between them। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो पॉइंट मासेस हैं तो इनका सेंटर मास कभी भी उन दोनों पॉइंट मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही लाई करेगा। देखो क्या कहना चाहते हैं हम ये बताना चाहते हैं कि अगर एक पॉइंट मास यहाँ रखा है, दूसरा पॉइंट मास यहाँ रखा है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इनका सेंटर मास कहाँ लाई करेगा, तो इनका सेंटर मास कभी भी ये जो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, इसी लाइन पर कहीं न कहीं लाई करेगा। अब वो डिपेंड करता है कि हैवियर मास कौन सा है, लेकिन जो सेंटर मास है वो कभी भी दोनों पॉइंट मासेस के इन बिटवीन ही लाई करने वाला है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार इसका डायरेक्ट यूज किया जाता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। एक पॉइंट और लिख लेते हैं। नहीं चलो, दो दो पॉइंट ही इनफ है। वैसे इसी पॉइंट का एक दूसरा मॉडिफाइड वर्जन था जो मैं लिखवाना चाहता था, बट एक पॉइंट लिख लिया तो वो भी कवर हो गया एक तरीके से। अच्छा, ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, ये वाला और ये वाला, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। जैसे देखो, मान लेते हैं कि हमें एक एग्जांपल कर रहे हैं हम लोग। मान लेते हैं कि दो मासेस हैं, एक है 5 kg और दूसरा थोड़ा हैवियर है 10 kg। 5 kg एंड 10 kg के दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो पॉइंट मासेस हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये इन्होंने दिया है 4 मीटर। हमसे पूछा गया है, हमसे हमें पूछा गया है कि इनके बीच का, सॉरी, क्या पूछा गया है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 5 kg। क्या पूछा गया है, हमें डिस्टेंस बताना है सेंटर मास का फ्रॉम 5 kg मास। अब अगर 5 kg मास से डिस्टेंस पूछा गया, ये तो आसान है। चलो अच्छा, थोड़ा मुश्किल बनाते हैं इसको, कि यही लिख लेते हैं, नहीं तो आप स्टार्टिंग में ही बहुत टफ हो जाएगा, तो ठीक नहीं है ये। ठीक है, हमने क्या फॉर्मूला क्या पढ़ा था, देखो कि अगर अगर हमसे पूछा जाए, अगर हमसे पूछा जाए डिस्टेंस ऑफ, ये R1 क्या था, R1 था डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास फ्रॉम M1 वाज इक्वल टू R1, और R1 इज इक्वल टू M2D अपॉन M1 प्लस M2। तो सेम फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, सेम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। हम्म, मैं मान लेता हूँ कि जो अपना सेंटर मास है वो यहाँ से R1 डिस्टेंस पे है। R1 डिस्टेंस पे हमारा सेंटर मास लाई करता है, ऐसा मैंने मान लिया। तो R1 किसके बराबर हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा M2D अपॉन M1 प्लस
ध्यान रहे R1 जिसको माना है ना, R1 जिसको माना है ना, मतलब यहां से मैंने R1 डिस्टेंस माना है, तो फॉर्मूले में M2 ये बनेगा, तो M2 D अपॉन M1 प्लस M2, तो क्या बन जाएगा, R1 इज इक्वल टू M2 इंटू D अपॉन M1 प्लस M2, और ये किसी बराबर बन जाएगा टोटल, ये बन जाएगा 40 डिवाइड बाई 15। तो ये फाइनली जो आंसर आएगा 5 8 ज़र और 5 3 ज़र, तो यह है 8/3। 8/3 बोले तो 2.67, R1 कितना हो जाएगा, 2.67 मीटर्स। इसी तरीके से अगर डिस्टेंस फ्रॉम 10 kg पूछा होता तब, अगर मान लो हमसे पूछा गया होता डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम 10 kg बताओ, 10 kg मास बताओ, तब इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर सिंपल है, उसको R2 बोल देते हैं, R2 बराबर होता है D माइनस R1, और D कितना है, D है 4 मीटर, और R1 कितना निकाला, 8/3 मीटर, तो ये टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, 4/3, तो ये मतलब बन जाएगा, फाइनली जो आंसर आया वो आया 1.33, है ना। तो इस तरीके से टू पार्टिकल सिस्टम के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें, जिसको आपने R1 बोला है, R1 के साथ M1 होता है, और फॉर्मूले में जो मैं बताना चाहता हूँ, जहां पे आप बार बार गलती करोगे, R1 आपने माना है डिस्टेंस फ्रॉम M1, जबकि फॉर्मूले में क्या आएगा, फॉर्मूले में आएगा R1 इज इक्वल टू M2D अपॉन M1 प्लस M2, ये नहीं आएगा, ये आएगा M2D अपॉन M1 प्लस M2, यही आप गलती करोगे अगर गलती होगी तो, ठीक है। इसके बाद थोड़ा और आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। देखो, सेंटर मास ऑफ सेंटर मास ऑफ सिमेट्रिक बॉडीज, सेंटर मास ऑफ सिमेट्रिक बॉडीज। अब देखो कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ मासेस ऐसे होते हैं जिनको आप जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन ये बता सकते हो कि इस बॉडी का सेंटर मास कहाँ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में देखो, जैसे मान लो कि अगर मैं आपको एक यूनिफॉर्म रॉड दे दूं, यूनिफॉर्म रॉड, ये हमने क्या लिखा है, कौन सा ऑब्जेक्ट है ये, एक यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास m है और लेंथ l है मान लेते हैं। अब इस रॉड का अगर मैं आपसे सेंटर मास पूछूं ना, तो आप बड़े इजीली बता सकते हो, कैसे, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। देखो, फॉर एग्जांपल यही वाला रॉड ले लेते हैं, इसी को आप रॉड कंसिडर करो। अगर ये l लेंथ का है, इसको 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 आप कंसिडर मत करो, मान लो अपना रॉड यहाँ से लेके इस वाली लेंथ तक है, तो जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन क्या आप नहीं बता सकते कि ये जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यूनिफॉर्म है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका जो सेंटर मास आएगा वो सेंटर ऑफ मास, शब्द पे जाओ, मास का सेंटर क्या इसके मिड पॉइंट पे ही आना चाहिए। बट ऐसे हम सिर्फ जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन कैसे बताएं, एक अच्छा तरीका है हमारे पास इसके लिए, तरीका क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो,
एक चीज होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। मुझे बताओ, इस सिस्टम के लिए एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो इस रॉड के लिए एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जिस लाइन के इस साइड और उसी लाइन के राइट साइड सब कुछ सेम हो, आइडेंटिकल हो। ऐसी कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हो क्या? देखो, अगर आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दिया तो इस लाइन के राइट साइड जैसा दिख रहा है, इस लाइन के लेफ्ट साइड वैसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये वो लाइन तो नहीं है जिसकी हमें जो हम ड्रॉ करना चाहते हैं। लेकिन एक लाइन देखो मैं ड्रॉ करता हूँ। मान लेते हैं ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट पे ही हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे। क्या ये क्या ये वो लाइन है जिस लाइन के राइट साइड जैसा जैसा सब कुछ है वैसा ही लेफ्ट साइड भी है? लेकिन ध्यान रहे, ये डिस्टेंस मैंने L/2 बनाया है और ये डिस्टेंस भी हमने L/2 ही बनाया है तो ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये एक स्पेशल लाइन है जिसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। अब लाइन ऑफ सिमेट्री एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। जब भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री पता कर लोगे तो मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूँ ये नोट है, इसको इससे लिखो। सेंटर ऑफ मास always lies on line of symmetry। सेंटर ऑफ मास हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर आपने लाइन ऑफ सिमेट्री पता कर लिया तो आपको उसका सेंटर ऑफ मास का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने इस वाले केस में लाइन ऑफ सिमेट्री रॉड को कहाँ कट कर रहा है? इस वाले पॉइंट पे। तो क्या अपना यही जो पॉइंट है, यही पॉइंट अपना क्या बन जाएगा? सेंटर ऑफ मास। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पर ही होता है। ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे कि अगर आपको रॉड दिख जाए तो रॉड का सेंटर मास कहाँ बताओगे? उसके रॉड का सेंटर मास उसके मिड पॉइंट पे होता है। तो आप क्या दिखा दोगे कि भाई यही जो पॉइंट है, यही इसका क्या है? सेंटर ऑफ मास। बट ध्यान ये रखना है कि ये एक यूनिफॉर्म रॉड होना चाहिए, यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं मान लो ऐसा एग्जांपल है कि सिमेट्रिक कर्व्ड रॉड है। सिमेट्रिक तो है लेकिन कर्व्ड है। इसका सेंटर मास कहाँ होगा? देखो जरा बताओ, मान लो एक ऐसा सा ऑब्जेक्ट है, इसको ना थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। अब मुझे बताओ, जैसे मान लो कि यही एक यूनिफॉर्म रॉड था, इसी यूनिफॉर्म रॉड को मैंने इसे बेंड कर दिया, इस तरीके से बेंड कर दिया। तो बेंड करने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कर्व्ड रॉड का इस कर्व्ड रॉड का
इस कर्व्ड रॉड का सेंटर मास कहाँ हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो देखो, ये बताने के लिए आप एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे। क्या ड्रॉ करोगे? लाइन ऑफ सिमेट्री। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी ड्रॉ की जा सकती है क्या? क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? क्या एक लाइन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल। अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इसी लाइन पर कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। अब यार लॉजिकली हमें ये पता है कि सेंटर मास यहाँ तो नहीं हो सकता। सेंटर मास कहाँ हो सकता है? क्या यहाँ हो सकता है क्या? यहाँ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके इस लाइन के नीचे कुछ ना कुछ मासेस हैं, लेकिन इस लाइन के ऊपर मासेस नहीं है। तो थोड़ा सा लॉजिकली अगर हम सोचें तो हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सेंटर मास होगा ना, वो कहीं ना कहीं इधर ही होना चाहिए। आप कहोगे सर एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चले? देखो, एग्जैक्ट लोकेशन आगे की क्लासेस में जब हम सेंटर मास फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तब हमें पता चल जाएगा। लेकिन अभी हम बस एस्टिमेट, बस एक आइडिया लगाना चाहते हैं कि सेंटर मास कहाँ हो सकता है। तो इसके लिए अभी तो बस हम जस्ट एक आइडिया निकालने की कोशिश, आइडिया मतलब लेना चाहते हैं कि भाई सेंटर मास कहाँ हो सकता है। अगर मैंने आपसे पूछा होता, मान लो तीसरा तीसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं। तीसरा ऑब्जेक्ट, मान लो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। रेक्टेंगुलर प्लेट, हमें पता है कि प्लेट 2D होता है। प्लेट कैसा होता है? 2D की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत पतला सा प्लेट है, या इसको शीट कह दो, रेक्टेंगुलर शीट। SHWT, रेक्टेंगुलर शीट है। अगर इसका मैं आपसे पूछूं कि इसका सेंटर मास कहाँ होना चाहिए, देखो मान लेते हैं कि परफेक्ट सा आपने रेक्टेंगुलर शीट बना दिया है। अब इसका अगर आपसे सेंटर मास पूछा जाए तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री पता ड्रॉ करो। देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री किसी बॉडी में एक ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। तो इसमें अगर मैं दो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूं तो क्या एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ की जा सकती है एकदम बीचों बीच, और दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे खींची जा सकती है? तो ये क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री। ये भी है लाइन ऑफ। और खास बात ये है कि अगर आपको दो लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाए, अगर आपको दो लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाए तो फॉर श्योर सेंटर ऑफ मास आपको मिल जाएगा। और वो होगा उन दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री का जो क्रॉस सेक्शन, सॉरी, जो उनका एक तरीके से कॉमन पॉइंट है, तो वो अपना क्या बन जाएगा? सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं बात करूं आपसे कि एक हमारे पास है सर्कुलर प्लेट। ये क्या है? सर्कुलर प्लेट है। क्या आप इसका सेंटर मास बता सकते हो? ऑब्वियसली इसका सेंटर मास कहाँ आएगा? भाई दो लाइन ऑफ सिमेट्री तो ऐसे ड्रॉ की जा सकती है, इसके सेंटर से पास होती थी। तो ये अपना क्या बन गया? सेंटर ऑफ मास। तो इस तरीके से हम जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन बहुत सारे ऑब्जेक्ट का सेंटर मास बता सकते हैं। तो कुछ पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो नोट करके लिख लो।
पहला पॉइंट, फॉर अ रेगुलर ऑब्जेक्ट, फॉर अ रेगुलर ऑब्जेक्ट center of mass lies at geometric center of body। अगर आप पिछले किसी भी एग्जांपल की बात करें, चाहे आप इसकी बात करें, चाहे आप इसकी बात करें, इसकी, और ऐसे बहुत सारे आपको अभी देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्ट्स इस पूरे चैप्टर में। तो जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो मान के चलो कि लगभग लगभग अगर आप जियोमेट्रिक सेंटर पता कर लो, अगर आप ऑब्जेक्ट का जियोमेट्रिक सेंटर पता कर लो, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर ऑब्जेक्ट, जो सेंटर मास है वो उसके जियोमेट्रिक सेंटर पे ही लाई करता है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है सेंटर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट need not lie within material of object। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं हम। भाई अगर मैं इन दो एग्जाम्पल की बात करूं, तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है वो उनके मटेरियल के अंदर ही लाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इस एग्जाम्पल की बात करूं, तो इस एग्जाम्पल में जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ लाई कर रहा है। क्या यहाँ एक्चुअली मटेरियल है क्या? मटेरियल यहाँ पे नहीं, मटेरियल तो सिर्फ यहाँ पे है। मटेरियल कहाँ पे है? सिर्फ यहाँ पे है। तो यही लिखा गया है यहाँ पे। हमने जो सेकंड पॉइंट लिखा है वो यही लिखा है कि जो सेंटर ऑफ मास है किसी बॉडी का, सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं है कि ऐसे पॉइंट पे लाई करे जहाँ मटेरियल हो ही, है ना। इसका एक एग्जांपल और है कि जैसे मान लो कि रिंग है, रिंग। अगर ये रिंग है तो यहाँ तो ये तो स्पेस है, ये वाला जो रीजन है यहाँ तो खाली है। लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इसका? ये यहाँ लाई करेगा। क्या यहाँ पे एक्चुअल मास है क्या? नहीं, लेकिन सेंटर मास यहीं लाई करेगा। तो इस तरीके से हम सिमेट्रिक बॉडीज का सेंटर मास का कैलकुलेशन, मतलब बेसिकली एक तरीके से हम एस्टिमेट या आइडिया लगा सकते हैं कि इसका सेंटर मास कहाँ हो सकता है। बाकी इसके बाद हम अगली क्लास से बात करेंगे मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो